नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी है। वेदांता जो कि एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और उसकी कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसके बारे में आपने शायद जाना पहचाना होगा। आज हम कुछ नए अंदाज में इसको जानने पहचानने की प्रयास करते हैं। कंपनी को लेकर के क्या कहती है, बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कंपनी को लेकर के, जब हम चार्ट ग्राफ बनाते हैं देखते हैं, खासकर हमने कुछ बनाया नहीं है, ये एनएससी की वीटा वर्जन के हिसाब से बनती है। हमारे सामने निकल के आई कि इनका नेटवर्थ में लगातार गिरावट क्यों चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखने को आई कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखिए तो गिरावट है नेटवर्थ को लेकर के। चलिए, प्रॉफ रिवेन्यू को लेकर तो अच्छी तगड़ी जंप हुई थी, बाद में थोड़ा सा इसमें गिरावट का संकेत था 24 के अंदर। लेकिन इस दोनों ब्रेक एंड पॉइंट के आसपास क्या कहता है, आखिर इस कंपनी को लेकर के क्या हुआ। चाहे हम कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें तो भी इसका यही देखने को मिला, जो कंपनी के पास जो नेटवर्थ की पोजीशंस थी वो दिन ब दिन घटती क्यों चली गई लास्ट 2 साल से। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, किस बेसिस पे हुआ, क्या करने वाली थी, जबकि रिवेन्यू मॉडल भी थोड़ा सा हल्का फुल्का तो देखने को मिला पिछले साल से गिरावट। अब आखिर कंपनी के लेकर के हम चार्ट की आंकलन यदि करें, वो आंकड़ा किसका था, वो इनकी फाइनेंशियल का था। अब 1 साल की हम ये डेटा लेते हैं और हमने 2-3 साल का डेटा भी लिया था ना, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल को लेकर के। अब यहाँ पे देखने को मिली, जब पिछले कुछ सालों से कंपनी की चार्ट कुछ चल ही नहीं रही थी। बिजनेस बिल्कुल ही नियरली लगता है कि स्टॉक मार्केट बिजनेस में बिल्कुल सेम प्राइस के आसपास की झूलती नजर आई, सेम प्राइस जोन में। आखिर यहाँ पे आकर के कौन सी ऐसी बड़ी रैली देखने को मिली जिसकी वजह से आज के मार्केट में तो रैली हुई, लेकिन रैली के बाद पता है कितना गिरा। यदि हम यहाँ से स्विंग पोजीशन लें, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको सुपर ट्रेंड कहें, स्विंग कहें, उसको लें तो नियर अबाउट कह सकते हैं जो करीब करीब 296 के स्टॉक प्राइस 772 चली गई, और फिर से वहाँ से लुढ़क के आज के टाइम में देखने को आ रही है जो प्राइस कहाँ पे अटकी पड़ी है, 500 के आसपास। मतलब 200 रुपये दोबारा इसमें से गिरती हुई नजर आई, कहाँ, 200-250 रुपये के आसपास। आखिर क्या हुआ स्टॉक में कुछ दिनों के दौरान के लिए, हम समझने की प्रयास करेंगे रिकंसलेशन के थ्रू। देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी क्या करती है, जिंक्स वाली जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इनका बड़ा रोल है। कहती है जो हिंदुस्तान जिंक में क्या कहती है, लीड इन द वर्सेस और इन द सिल्वर्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसमें रिलेटेड टू बात ही कहती है। सिल्वर ऑफ इंडिया की बात करती है, जिंक और सिल्वर की इंडिया की बात करती है, इनकी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। इसके बाद कुछ ऐसा कहती है कि हम इसके होम पेज पे चलें और समझने की प्रयास करें। कहती है जिंक सिटी द वेदांता की बात करती है। इसके अलावा इनके पास क्या है, कहती है जिंक सिटी हाफ मैराथन्स इन्होंने शायद भी कुछ रन के लिए किया था, जो उसके साथ सीएसआर के हिसाब से उन्होंने जिंक सिटी उदयपुर में ऐसा कुछ किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर द। उसके बाद यहाँ पे कहती है जो चेंज की बात करती है शेयर प्राइस को लेकर कि उन्होंने कहा कि हमारे पास ये शेयर प्राइस को लेकर चेंज है। कंपनी के बिजनेस में कहती है कि हमारे पास क्या है, माइंड्स हैं, स्मेल्टर्स हैं, पावर्स हैं। इसके अलावा कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमारे पास जिंक हैं, लीड्स हैं, सिल्वर्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। इस पे कंपनी क्या करती है, कारोबार करती है। सेक्टर की दिग्गज कंपनी के तौर पे आजकल एक सोलर जमाना आ गया है, हर जगह सोलर ग्रीन एनर्जी को लेकर के कहती है ग्रीन एनर्जी सोलर फॉर द ग्रीनर टुमारो की बात करती है। अब आखिर समझने वाली बात यह है, तो कंपनी का जो रिवेन्यू निकला, रिवेन्यू के बेसिस पे यहाँ जो था, उनमें सेगमेंट वाइज किस सेगमेंट से कितना इनकम जनरेट होती है ये भी जानना एक ज़रूरी होगा। पहले हम इसको जानने के प्रयास करते हैं। बुक वैल्यू केवल 36 रुपये का, मार्केट प्राइस करीब 500 के आसपास टिका है, हायर 808 तक गया था, और बाद में लुढ़क के ये कभी किसी जमाने की बात करें 1 साल पहले 285 पे था। आज के टाइम में बीच बीच में 500 के आसपास घूमता नजर आ रहा है। यदि इन दोनों का हम एवरेज भी देखें तो करीब 1100 के हिसाब से देखें तो कभी अपनी बॉर्डर लाइन जो है ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसमें भी गिरावट ही देखने को मिलता है। आखिर गिरने का कारण क्या हो सकता है, तो एक बार चली और गिरने के कारण पीछे, तो डिविडेंड भी करीब 5.91% का है, जबकि इस कंपनी में जो बाकी कंपनियां हैं
यदि दूसरे सेक्टर की देखा जाए, मतलब सेम सेक्टर की बाकी दुकानें हैं जो कि सेम प्रोडक्टिविटी पर कंपनी शायद कामकाज करती होगी, वहाँ पे 35 लोगों की भीड़ है तो इनके पास करीब 25 लोगों की ही भीड़ है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 50% तो इंक्रीज होना चाहिए था। और यहाँ से यदि 50% इंक्रीज करता है, कहाँ पे जाएगा? नियरली 750 के आसपास। तो ये क्या हायर टू हायर को तोड़ पाई? फिलहाल तो नहीं तोड़ पाई। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? या ऐसा तो नहीं ये भाई गिर के 200-300 पे आ जाए। जहाँ पे पहली पहली क्वालिटी देखा जाता है कि इनके पास अर्निंग्स क्या है। तो अर्निंग इनकी अच्छी तगड़ी है। 2 रुपये का सिक्का करीब 20 रुपये की अर्निंग करता है। इतना ही नहीं, इसके बेसिस पर 25 लोगों की भी है, 25 गुने की भीड़ खड़ी, जिसकी वजह से प्राइस ये। पहला आता है डेट टू इक्विटी। इसकी एक क्वालिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे इसके एक बड़ा कनेक्शन है, एक गहरा कनेक्शन बनता है ईपीएस। इसको लेकर के पेंट रेशियो को और डेट टू इक्विटी। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रॉफिट लॉस को जो दिखाने की पार्ट है, उसको एक तरह से दबाता है और एक तरह से उनको उगा करके प्रॉफिट बुक करती है। जहाँ आरओसी करीब 46%, आरओई की बात 55%, और प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वेदांता ग्रुप्स वो करीब 65% के नियर अबाउट है, जो कि फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 13 गुना से ज़्यादा उछाल लगाती है। और एक डिमेरिट की बात यह है, जो क्या वेदांता को कौन से ऐसी ज़रूरत पड़ी जो इस सारे के सारे फंड को, मतलब ये समझ में आए कि वेदांता के प्रमोटर्स, वेदांता और उसके प्रमोटर्स ग्रुप, उनके पास कुछ तो बड़ी चल रही है और कुछ बड़ी क्या है उन्हें प्लेज करके रखा हुआ है। मान लेते हैं 100% के आसपास का, 99% तो ये कह रहा है, जबकि नंबर ऑफ शेयर कहता है करीब कितना 423 करोड़ का, जिसकी वजह से मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। 2,07,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप कहती है। तो हमने क्या देखा था 750 और क्या देखा था 300। क्या इन दोनों की प्राइस की कुछ कुछ आंकड़ा किया जा सकता है, जहाँ पे हम समझने की प्रयास करेंगे। जो कंपनी 1966 है, बड़ी बहुत पुरानी कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक इज a zinc lead and the silver business in the worldwide second largest integrated zinc product producers, and the Hindustan zinc in the five largest silver producers globally with the annual production of the, जो उन्होंने 714 टन्स की बात उन्होंने कहा। मतलब ये दुनिया के बड़ी कंपनी में जो कि क्या करती है, सिल्वर्स पे और जिंक पे काम पर करती है। चलिए दोस्तों, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि मैं कोई ट्रेडर्स भी नहीं हूँ और ना कोई एडवाइजर्स हूँ। ओनली एज द मार्केट में लर्नर की तरह लर्न करता जाता हूँ। जो लर्न करता हूँ आपके सामने रखता हूँ, जो भी लाइव ही रहता है, विदाउट किसी एडिशंस को लेकर के या किसी एडिटेड वर्ड को लेकर। पहले जो हमने टोन बोला वही टोन हमारे सामने आपके साथ शामिल हो जाता है। और आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रमोट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हम क्या करने वाले हैं, लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन की ही बातें करते हैं, विदाउट किसी स्पॉन्सर्ड, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को, जहाँ पे अवेयरनेस से जुड़ी हुई बातें भी सामने रखता हूँ, जिससे कुछ ऐसा आपके सामने भी नजर आए। चलिए अब कंप्यूटर स्टडी की तरफ चलते हैं। और जिंक, हिंदुस्तान जिंक के कंपेरिजन की जो पीयर्स कंपनी था उसमें हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटास इंडियाज, ब्रिस वायर्स और सिवालिक्स ऐसी कंपनी शामिल है। उसमें इनमें देखा गया कि अभी तक जो भीड़ है बाकी कंपनियों के हिसाब से, वहाँ पे अभी भी भीड़ नहीं है इनमें। बाकी कंपनी में हिंदुस्तान कॉपर के अंदर काफ़ी भीड़ देखने को मिला, ग्रेविटास के अंदर काफ़ी भीड़ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे उस लेवल पे भीड़ नहीं कहता। आखिर क्या था पीछे, कुछ कारण तो होगा। चलिए इसकी कारण की तरफ चलेंगे और कंसुलर डेटा इसके बारे में कुछ कहता होगा तो हम समझने के प्रयास। इसका कंसुलर डेटा क्या कहता है? इनका डेटा निकल के आई, जून 24 तक का डेटा है, और डेटा में सेल्स के बेसिस को आंकड़ा हम करके देखें तो इसके बारे में कंपनी का मैनेजमेंट ने अपडेट दिया, जो हम लगातार कुछ बढ़ते नज़र आए हैं, ऑब्वियसली बढ़ते नज़र आए हैं। आप इसको या तो क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर कर लीजिए, या वाई के हिसाब से कंपेयर कर। ये यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या था, पूरे के पूरे साल में ये अपनी टॉप ऑफ द ईयर पे चल रहे थे, या जून 23 का कंपेयर करें या 24 का। अब सवाल आता है कि इससे पहले भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी 22 इसके अंदर, इसके अंदर कई बार ऐसा हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46% की बजाय 49% तक जंप करती है, जो अच्छी बात है।
प्रॉफिट भी करीब करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की नियर अबाउट था, जो कि 2000 करोड़ को टच करके आगे निकल गई। अब ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी ने इससे पहले ट्रेंडिंग की बात करें तो वो करीब 3000 करोड़ तक का अपनी अचीवमेंट कर चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे इतनी अचीवमेंट नहीं था, यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको, हाँ सस्टेन करती है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ भागता नजर आता है। जहाँ पे परसेंटेज की तरफ हम देखें तो इसमें ये कहता है जो 11% के आसपास रिवेन्यू जंप करती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में नियरली करीब करीब 10% से लेकर के 19-20% तक की रिस्पेक्टिवली जंप देखने को मिला है। इसके लिए कुछ ऐसे पार्ट्स की बात हम कर रहे थे। इसके बाद कहती है जो थर्ड स्ट्रेंथ सेशन की बात उन्होंने कहा है, और उसमें क्या निकल के आई थी, इसकी एक लेटेस्ट अपडेट आया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान जिंक अप फॉर द थर्ड स्ट्रेंथ, मतलब सेशन की बात उन्होंने क्या किया, सस्टेन बनाई नहीं, क्या किया नहीं किया। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम देखेंगे तो हमारे सामने प्रेजेंट ये हुआ कि मैनेजमेंट ने साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू में ग्रोथ किया, तो कहती हैं ग्रोथ तो चल रही थी, लेकिन ग्रोथ हमारा 2024 में कम हो गया, 24 में ग्रोथ कम हो गई, और 25 वाले सिचुएशन में थोड़ा सा अभी चल रही है। जहाँ पे नेट प्रॉफिट के आंकलन करके देखें तो ये कहते हैं जिनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे अच्छा खासा है, 1000 करोड़ जिनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आता हो, उनकी क्या करें बात। और यहाँ पे देखने को आई जो कंपनी के पास अभी टॉप ऑफ द पीरियड नहीं था प्रॉफिट, इसको अवार्ड यहाँ पे नहीं मिल सकता 2024 के अंदर, 2023 इनके लिए एक अचीवमेंट पीरियड था इनको। फिलहाल यदि परसेंटेज की तरह देखेंगे 23-24 से हमारे सामने दिखेगा, अच्छा ये तो गिरा हुआ सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस यही कहता है तो क्या हुआ, रेवेन्यू गिरता नजर आया, और बाकी सारी चीज़ गिरने के पीछे कारण वही था 23 की कंपैरिजन में 24 का डेटा काफ़ी ही कम निकल के आया था। अब देखिए प्रॉफिट हमेशा एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, और कंपनी की एक डिमेरिट हमने देखा था वेदांता को लेकर के जो सारे के सारे प्लेस कर रखा है, अब ये इनके लिए थोड़ा सा डिमेरिट का संकेत देता है। तो क्या ये जो बुक्ड किया है उसकी वैल्यूएशन के बेसिस पे क्या परसेंटेज क्या कहता है, और इसके लिए R2R क्या कहता है, ये हम समझेंगे, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट के फिगर को चाहिए होगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट फिगर पे चलते हैं। तो हमारी सबसे पहली नज़र जाती है किसी भी कंपनी को लेकर के लायबिलिटी के पास, खास करके दो लायबिलिटी की तरफ, जहाँ पे बोरोइंग्स की बात, अदर लायबिलिटी, इन दोनों मिलाकर देखा है तो करीब 18,000 करोड़ के आसपास की बनती है, इससे ज़्यादा ही बनती नज़र आती है। आखिर यहाँ पे लोन को उन्होंने क्या किया, पे आउट किया, इसलिए पे आउट किया, तो कहाँ से पे आउट किया, क्या इन्होंने कुछ फंड दर से उधर किया, तो कहते हैं नहीं, जब ये फिक्स एसेट्स तो नियर अबाउट द सेम ही रहा, जो ये पार्ट है वर्किंग प्रोग्रेस इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट इनका 10,000 करोड़ का लगा हुआ है, अदर एसेट्स में क्या हुआ, कमी देखने को, मतलब अदर एसेट्स से कुछ पैसा इनके पास निकल के हाथ में आ गया। यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेंट्री जिनके पास करीब 2000 करोड़ का था, ट्रेड रिसीवेबल की बात उन्होंने 155 करोड़ का किया, और यहाँ आकर के हम इस बात को थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको नोट आउट देखिए, इस कंपनी के पास मार्केट में कितने उधार पड़े हुए थे, केवल 155 करोड़ के। क्या इसमें कुछ रिस्क बनता है, तो रिस्क की बात कहती है हमारे पास 2 दिन में पैसा है, कोई रिस्क नहीं है। अब 155 करोड़ के हिसाब से यदि हम यहाँ पे देखें तो ये कहता है करीब 28,000 करोड़, और 155 करोड़ के आसपास कहता है, ये क्या कहता है 155 करोड़ का, जबकि मार्केट में इनके पास क्या था, प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा है, जो कि 7760 करोड़ के आसपास का। तो इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं रही, खास करके उन पार्टों को जहाँ पे डेटर्स को लेकर के हम रेशियोज देखते हैं कि नेट प्रॉफिट बेसिस में क्या कहता है, रिस्क फैक्टर क्या कहता है, यहाँ पे कोई इनके पास रिस्क नहीं बना। चलिए रिस्क नहीं बना अच्छी बात है, तो रिस्क के पीछे जब नहीं बना तो इनके पीछे बैलेंस शीट की फिगर क्या क्या, इन्होंने कहा कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में और इसमें 1% से आसपास की जंप हुई, बाकी देखा गया कि हम 4% के आसपास अपने एसेट्स को डिक्रीज किए, उसी हिसाब से हमारा 17% से ज़्यादा क्या हुआ, लायबिलिटी भी घटती हमारी नजर आई। तब ये अच्छी बात होती है, कई बार जो आपने एसेट्स से यदि 1% को हटाया तो आपकी लायबिलिटी 10% के आसपास घट जाती है, मतलब आपके सिर का बोझ कम हो गया। आइए इसको भी समझने के प्रयास करते हैं, जहाँ पे हम निवेशक की तरफ चलने का प्रयास करते हैं उससे पहले हम सेंटिमेंटल की तरफ चलते हैं। इसकी सेंटिमेंटल क्या कहती है,
इनमें देखा गया कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और प्रेस रिलीज की बात उन्होंने कहा था सेंटिमेंटल के हिसाब से। और वो ये क्या कहा था, इसने प्रेस रिलीज क्या था, इन्वेस्टर्स कहती है जो इंडियाज हैवेस्ट ट्रांसमिशन की बात कर रही है कि कंपनी के पास कुछ बड़ी ऑर्डर मिला। तो कहती है वेदांता और जो कि इनकी सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक इन द सिल्वर ऑफ इंडिया की बात कर रही है। तो कहती है कंपनी हैज अ सप्लायर जिंक फॉर इंडिया हैवीएस्ट ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर की बात का है। और कहते हैं इनके पास एक सप्लायर के लिए मिला है ऑर्डर। और ऑर्डर किसने दिया है, कहते हैं हिंदुस्तान जिंक सप्लाई जिंक फॉर इंडिया एज ए हैवीएस्ट ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर की बात का है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड द स्कीपर्स लिमिटेड है पार्टनर टू द इंडियाज हैवीएस्ट ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर पे काम करती है, जहां वेट अराउंड द 200 मीट्रिक टन की इन्होंने बात किया। इसके लिए 400 क्या कहते हैं कि मैसिव 400 केवी किलो वाट्स डबल पोल स्ट्रक्चर स्टैंडिंग अप्रोक्सीमेटली द 57 मीटर्स और लंबा होगा। और अंदर वेंट्स द इनका जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस को लेकर के। इसमें एक्चुअली में पैसा कितना आने वाला, इससे कुछ पता चले तो। कहती है मैप्स ऑफ इंडिया न्यू करेक्शंस मैप्स ऑफ इंडिया एंड बेस्ड ऑन द 8 ईयर ऑफ द टेस्टिंग इन द 5 इंडियन सिटीज़ द एवरेज कॉस्ट, कहती है इन्होंने कॉस्ट ऑफ द 5% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी की बात करती है। इनके पास जो पैसा मिलेगा वो इन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं करती नज़र आई कि कितना इनके पास रिवेन्यूज इससे जनरेट होने वाला है जिससे कामकाज होगी। केवल उन्होंने ये कहा जो हमारे पास क्या होने वाला है, एक बड़ी सी ऑर्डर हमारे पास निकला है। इसमें कहते हैं कि हमारे पास 400 कितना था 400 किलोवाट्स की डबल पोल हम स्ट्रक्चर्स पे कंपनी कामकाज करेगी और वो कुछ बना के दे रही। इनके लिए कुछ सेंटिमेंटल अपडेट की तरफ, इससे पहले भी कुछ सेंटिमेंटल अपडेट की बात कहती है सब चलती रहती है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात निकल के नहीं आती है। अब आते हैं निवेशक को लेकर के, आखिर निवेशक इसके बारे में क्या सोचती है। उससे पहले देखिए कंपनी को लेकर के सेगमेंट वाइज जाना इसलिए ज़रूरी था, कंपनी ने अलग अलग सेक्टर में बताया कि हम अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करते हैं, अलग अलग कंपनी में उन्हें अलग अलग चीज़ों पे बड़ा फोकस है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पूरे के पूरे साल में कंपनी ने बैठी रही, कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, जो मार्केट में जो इनके पोर्टफोलियो में था वो या तो डिस्काउंट पे बेचने को रेडी नहीं थे और ना ही कोई खरीदने को रेडी था हायर प्राइस। बट मार्केट में कुछ अलग सेंटिमेंटल चला और सेंटिमेंटल जब मार्केट में कुछ इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट के पीछे लंबी सी हाथ साथ साथ देखा जाए तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक स्विंग वाली पोजीशंस में जब प्राइस करीब 300 से नीचे हुआ करता था वो 700 से ज़्यादा 750 को टच कर, ये इसके लिए एक काबिलियत की बात थी जो उन्होंने ये दिखाया। इसके अलावा बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन हिसाब से कंपनी अपने हर साल डिविडेंड पे करती है अपने निवेशकों को लेकर के, जहाँ पे अभी भी इस साल में देखा गया कि 24 के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 बार डिविडेंड पे किया है। उसमें कहती करीब 29 रुपये का डिविडेंड पे किया है अपने निवेशकों। 29 रुपये के डिविडेंड, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस भी हुई होगी, तो ये तो कंपनी अपने निवेशकों को दे रही है अपने बिजनेस मॉडल से। अब स्टॉक मार्केट उनको क्या दे रही है वो तो अलग बात है, उसको भी हम एक समझें के प्रयास करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं सेगमेंट वाइज को, ताकि इनके पास सेगमेंट वाइज में क्या ये जिंक पे काम करते हैं, जिनके पास सेगमेंट वाइज कोई डेटा ही नहीं निकल के नहीं दिखता है, तो आखिर सेगमेंट वाइज उन्होंने क्या किया। यहाँ पे एक हमारे सामने एक यो डेटा है, जहाँ की पीपीटी की बात करें तो इन्होंने पीपीटी अगस्त में अपडेट किया था। इसमें कुछ उन्होंने अपडेट दिया होगा, कहती है हिंदुस्तान जिंक्स जो कि मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन की बात करती है, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, और ये प्रेजेंटेशन आउटलुक की बात किया जहाँ पे कहती है हमारे पास एसेट्स बेस एक्सपेंडिचर की बात एक्सपर्टाइज की बात करती है, विजन की बात करती है, मिनरल्स रिसोर्स, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। और यहाँ पे कहती है कि टेक अवेज की बात भी करती है, कहती है कंपनी हमारे पास जिंक स्मेलिंग्स के लीड्स स्मेलिंग को लेकर के करती है। यहाँ पे कहती है कि टोटल मेटल कैपेसिटी प्रोडक्शंस, टोटल R&R को लेकर के, टोटल कैपेसिटी को लेकर के, ये क्या कहते हैं टोटल कैपेसिटी को लेकर के, यहाँ पे 603 मेगावाट की इनके पास क्या है
पावर प्लांट्स पर भी कंपनी कामकाज कर रही नज़र आ रही है, ऐसा कुछ आंकड़ा ये देती है। इनकी ये पोर्टफोलियोज में देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे इनके साथ ये सब ग्रोथ रेट है, ये सब ग्रोथ रेट है, ये लगातार कुछ फोकस करती नज़र आती है। सस्टेनेबिलिटी एंड गोल्स की बात 2025 में उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब हो सकता है। इसका हमने एक नज़र वैसे समझने के लिए एक नज़र उनको इधर से उधर हमने घुमा दिया। चलिए, ये हमने घुमा दिया इसको, अब आगे चलते हैं इसको क्या कहना चाहता है निवेशक को बाकी सारी चीज़ों। तो निवेशक में देखा गया कि प्रमोटर्स में वेदांता और वेदांता में डिमेरिट क्या था, 99% की होल्डिंग को उन्होंने प्लेज करके रखा। इनके लिए एक चाहता चिंता की बात, जबकि इसमें ब्लॉक डील भी हुआ था कभी 7 मार्च के बाद, ऐसा कोई नहीं था। 18 जुलाई को इसमें देखने को मिला कि इनकम्बेंस रिलेटेड की बात करती है, ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आई। एफ आई कोई है नहीं, डी आई की तादाद करीब 3% के आसपास, और गवर्नमेंट की तादाद की बात करें तो कुछ इतना करीब 29% के आसपास की गवर्नमेंट की बात करें। अब देखिए कंपनी में क्या अच्छा लगा, कंपनी की इस होल्डिंग में देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, शेयर होल्डिंग करीब करीब 5 लाख मान लेते हैं। इस 5 लाख में इस कंपनी में एक तो 64% कौन बैठा है, प्रमोटर्स बैठे हैं। इसके अलावा जो एफ आई की बात करें तो एफ आई कोई है नहीं, इसको डी आई की चर्चा करें तो एल के अलावा कोई और नहीं है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कहती है अकाउंट्स इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की देखने को मिलती है करीब 30% के आसपास की पोजीशन। मतलब इस कंपनी में क्या है, गवर्नमेंट की 30% की होल्डिंग बनाती है। अब ये समझ में मुझे नहीं आया, ओ ठीक है, जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी 64%, उसमें से उन्होंने 99% को प्लेज कर लिया, लेकिन सरकार के पास जो होल्डिंग उसमें तो नहीं था ना, पब्लिक होल्डिंग के अंदर चली गई। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि बैकएंड्स जो करती है कंपनी को, वो सरकार के पास करीब 30% की होल्डिंग बनती है। पब्लिक के पास बची कितना, 1% के आसपास। अब 1% के आसपास की, जो 1.5% के आसपास की होल्डिंग में क्या करने वाले हैं, तो वो यही करते हैं जो कि पहले से चलता आ रहा है, उसमें मार्केट की रिएक्शन चलती रहती है, जबकि ट्रेडर्स की पार्ट, साथ में कुछ बड़े निवेशक की बात, तो यहाँ भी कुछ बड़े निवेशक एंटर किए तो मार्केट को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में सहायता मिली। तो ये था स्टॉक मार्केट की, और वो था बिजनेस मॉडल जहाँ पे हमने उसको समझने का प्रयास किया। अब देखिए इसका कंक्लूजन की तरफ क्या कहता है, कंक्लूजन की तरफ कहता है कंपनी जब रिड्यूसिंग डेट्स की बात करती है, उससे पहले देखिए कंपनी को सेल्स को लेकर के सेल्स कुछ है नहीं, प्रॉफिट की बात कुछ करती नहीं है, जबकि स्टॉक प्राइस में सीजीआर कुछ ना कुछ चलती नज़र आती है। रिटर्न इक्विटी लास्ट दो तीन साल में थोड़ा सा डेवलप होती नज़र आई है, लेकिन और क्या कहता है, कहती है कंपनी 13 गुना के आसपास सब बढ़ती नज़र आती है। उन्होंने 99% की पेज कर रखा, जो कि इनके लिए डिबेट की बात है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की 40% तक के आसपास बात करती है, रिड्यूसिंग डेट्स की उन्होंने बात किया है। और निवेशक को लेकर के मिला क्या, अभी तक के निवेशक को इस कंपनी में क्या मिला, उससे पहले एक नज़र डालिए हम सेशन को लेकर के, एक अपडेट जहाँ चल रहा था, क्या अपडेट था इसमें। बिजनेस स्टैंडर्ड में थर्ड चल रही थी, थर्ड स्ट्रेटजी सेशन की बात उन्होंने कहा, और कहते हैं इनके पास अराउंड 1 लास्ट इन द 1 मंथ क्या डेटा वही निकल के आती, इनके पास क्या था, इनकी परफॉर्मेंस की बात करती है कि इनके पास ये इनका डेटा था और बाद में ये डेटा इनका निकल के आ गया। अब आती परफॉर्मेंस को लेकर, पिछले 6 महीने से पहले हम छोड़ें 1 महीने के डेटा को देखें, 1 महीने से लगातार गिरती नज़र आती है। और क्या 1 महीने से जो गिरती नज़र आई थी, क्या अपने पुराने रिकॉर्ड को अटेंड करने वाले थे, इसको अटेंड करके दोबारा थोड़ा सा गिरावट आई है। मतलब ये कह सकते हैं इनके पास एक सपोर्टिंग बेस क्या बनती है, ये प्राइस बनती है। इससे ज़्यादा सपोर्टिंग बनेगी तो शायद और चिंता की बात हो सकती है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के स्ट्रेटजी में देखते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज फिर कंपनी कामकाज कर रही है। इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल ही मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, केवल ट्रेडर अपने हिसाब से 1% चढ़ाते हैं, 1% गिराते हैं। 1 साल में अभी फिलहाल साइडवेज है, बाकी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, 54% के आसपास की परफॉर्मेंस किया था। पिछले 5 साल में 125% के आसपास की परफॉर्मेंस करके गई है। आते हैं गोल्डन रूल को लेकर, मार्केट की गोल्डन रूल ये कहता है, जो हमने इसको आंकड़ा कर रहे थे, कहाँ से, किस आंकड़ा से, कितना 750 के हमने लिया था ना माना। तो गोल्डन रूल क्या कहता है इसको लेकर के, तो मार्केट में जब भी इंटर हमेशा होता है, एग्जिट हमेशा होता है, कि नहीं होगा तो फिर सबके सब हाथ पे हाथ ऐसे धर के बैठेंगे
और दोनों कंबाइन करके बैठेंगे और सोचते रहेंगे अच्छा ट्रेडिंग होगा। चलिए, हमेशा होता है मार्केट एंट्री, हमेशा होती है एग्जिट, हमेशा होती है। अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उसमें फैक्टर समझना चाहिए और उसमें एसएल को माइंड में रखना चाहिए। और आपकी टारगेट क्या है, पैशन क्या है, उसको तरफ देखा जाए तो इसमें टर्म को प्लस ग्रो को दोनों को मर्ज करके देखिए और साथ में जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है उसको कट मारिए विदाउट कट। यदि आपको पसंद है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको पसंद, यदि आपको स्टॉक काफ़ी पसंद है, कोई भी स्टॉक की चर्चा करूँ, पर्टिकुलर किसी स्टॉक की नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करना है, इसमें करना है तो आपको हमें आपस में क्या करना होता है। यदि उसको हमने प्रॉफिट बुक करना है, हमें पसंद है, तो उसको हायर पे बेचा, फिर हमें लोअर पे लिया, तो आपकी फिर हायर पे जाएगी, फिर उसको कट मारना, यही प्रॉफिट तो बुकिंग होती है। यही गोल्डन रूल भी कहता है मार्केट में, तो ज़्यादा लॉस भी ना हो, प्रॉफिट आपकी एक जहाँ तक जा सके उड़ती नजर आए, उड़ती सकते हैं। तो आज की स्टॉक लर्निंग में दोस्तों हमने ये समझा, आप देख रहे थे स्टॉक मार्केट लर्नर के द्वारा, कौन, स्टॉक मार्केट लर्नर और एज एन ओनली लर्नर। और हमने ये कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, और ज्वाइन कर लेंगे तो शायद मोटिवेशंस और इंक्रीज करती है और बेटर लर्निंग में हमारी पास सहायता मिलती है। दोस्तों हमारे दो चैनल्स हैं, इसको लेकर के एक जगह पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं और एक जगह पे हमारे कुछ एनालिसिस की पार्ट चलती रहती है। बोथ आर द सेम, नियर अबाउट द सेम कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, मिलेंगे कुछ नए सेशन में, कुछ नए सीरीज के साथ, कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, नई कंपनियों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।